जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज भारत में बनने जा रही नई सरकार को कैसे देख रहा है? सरकार कौन सी बनेगी? क्या चाहता है ओबीसी समाज? इलेक्शन से पहले का ओबीसी समाज की क्या डिमांडें थी और ओबीसी समाज क्या सोच रहा था, वो सब आपने देखा। हमने दिखाने का प्रयास भी किया कि इलेक्शन से 2 दिन पहले तक ओबीसी समाज की क्या मांगें थी। क्या उन मांगों को देखते हुए अब पासा पलटेगा या फिर कुछ खास होने जा रहा है? हमारे साथ फ़कीर चंद सतिया जी हैं। श्री सतिया जी हैं। सतिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका संसार जी। सतिया साहब, क्या सोच रहे हैं अब? सरकार को लेकर के वोट डाले जा चुके हैं। अब असमंजस में है पूरी राजनीतिक पार्टियां भारत की, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा सरकार हो। इस वक्त एक सस्पेंस बना हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के लोग और वोटर बहुत समझदार है कि जिन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट माइंड के जो लोग सरकार में आना चाहते थे, दबाव बनाकर उन लोगों को भारत के लोगों ने जवाब दे दिया है कि असलियत में क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, एक सेकुलर कंट्री है। इसमें ख्वा वो हिंदू हो, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ये सब का देश है। बेशक मेजॉरिटी में हिंदू है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान है। तो हम एक वर्ग को दबाकर इस डेमोक्रेसी में जमहूरियत हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। जितना तो नदियों में पानी नहीं होगा जितना हमारे बुज़ुर्गों ने खून बहाकर 2000 साल की गुलामी के बाद इस देश को पाया और इसमें जमहूरियत लाई। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो समानता की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। तो कुछ ताकतें पिछले कुछ अरसा से वो देश के अंदर ऐसी हेटफुल एटीट्यूड उन्होंने पैदा कर दिया कि धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम करना, रीज़न के नाम पर और कास्ट के नाम पर लोगों को तकसीम करके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि एक पुख्ता डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हमें ये भी गर्व है। लेकिन भारत के लोगों ने जे अब उन लोगों को सीधा जवाब दे दिया है कि भारत में वो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई फलाना राष्ट्र, ढिंगड़ा राष्ट्र के नाम पर वोट कास्ट नहीं हुआ है। तो जहाँ तक आपने बात कही कि ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें 6300 कुछ जातियाँ जो आती हैं, अलग अलग प्रांतों में लोग रहते हैं। तो ओबीसी वर्ग इतनी क्षमता रखता है कि किसी सरकार को बनाने में बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहता है और होना भी चाहिए। जमहूरियत में ऐसा ही होता है कि जो बहुजन लोग हैं, बहुजन से मतलब है कि बहुत आबादी वाले लोग जो हैं, सरकार उनके द्वारा रची जाती है, उनके द्वारा चलाई जाती है। जो कम गिनती के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का कोटा देकर, स्पेशल स्टेटस देकर उनकी उन्नति के लिए सारे उत्थान खोले जा सकते हैं। जी, मैं अगले सवाल पर आपके पास आता हूँ। उससे पहले रमेश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। सवाल ये है कि ओबीसी समाज को क्या सरकार ने हल्के में लिया था? ये गलती थी सरकार की? बिल्कुल सर जी, ओबीसी समाज को बहुत ही हल्के में लिया है। इसमें थोड़ी सी हमारे अंदर भी कमी है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं जी। अगर सरकार बनाना या हटाना, इसमें ओबीसीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम यूनाइट हो जाएं तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार हमारी हो जी। मुझे याद है कि एक बार मदन लाल शर्मा जी उन्होंने कन्वेंशन की थी, तो मैं भी गया हुआ था। तो एक रिपोर्टर ने, आप जैसे रिपोर्टर थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा था कि सर आप ओबीसी के मसले हल नहीं करते हैं? तो कहते हैं ये हो नहीं सकते हैं, कारण ये कि आप यूनाइटेड नहीं हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। अगर हम यूनाइट हों तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे मसले ना हल हों। मामूली चीज़ें हम पर ही आती हैं और ख़ास करके JNK में। मैं तो JNK की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेली जाती है। नहीं सुना जाता कि क्या मसला है, छोटा सा मसला है। ये हमारी जो 4 जातियाँ इन्होंने अर्बन और रूरल का मसला बना दिया। ये कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अड़चन हमारे लिए बना दी।
इससे हमें कितनी दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे अपॉइंटेड हो करके टर्मिनेट हो गए, तो इससे बुरा और हमारे लिए क्या हो सकता है। अब ओबीसी समाज क्या सोच रहा है? सर मैं इसके बारे में, अगर ओबीसी समाज सोचे ना तो सब कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हमारे में, मैंने पहले ही कहा कि कमियां हैं। सतिया जी ने एक मेहनत की है, लोगों को एकजुट किया है, आप लोगों ने कुछ तो फैसले लिए गए होंगे। बिल्कुल किया है और उसका फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनकी स्ट्रगल को मैं मानता हूँ और उसके लिए मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ कि देखो वो एक हमारी फेडरेशन बनी है, वो कितनी दौड़ कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? ओबीसी समाज के लिए। तो अब ना तो हमारे पास एक रिजर्वेशन जो थी, अब उसमें भी कितना नुकसान हमें हो गया जी कि ओबीसी को क्या समझ रखा है इन्होंने, पता नहीं है कि पूरे का पूरा को एक वो क्या नाम है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, रेफ्यूजीज जो यहाँ पर आए हुए हैं, जी जी, उनको पूरा सभी को डाल दिया उसमें। 8% हमें रिजर्वेशन दी, 43+ रेफ्यूजीज। जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास लौट रहा हूँ अगले सवाल पर। विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, सवाल ये है कि ओबीसी समाज को क्या वाकई में सरकारें, जो पहली सरकार थी, आपकी सरकार है या आने वाली सरकार है, ये सीरियस नहीं लेती हैं या सीरियस लेंगी अब के नहीं लेंगी? सर देखिए, मैंने भी अपनी होश संभाले कम से कम 60 साल हो गए। मैंने 60 साल से ये देखा कि जो भी सरकार आई, जो भी आई हिंदुस्तान में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आई, चाहे वो सेंटर में आई, उन्होंने ओबीसी को इग्नोर किया हर लिहाज से, हर तरफ। मगर अब वो टाइम चला गया। मैंने पहले भी बोला था आपको कि अब वो टाइम चला गया। ओबीसी समाज चाहेगा, जिसको चाहेगा वही इधर अब बैठेगा। कुर्सी ऐसे नहीं मिलेगी इनको। तो अगर ये ऐसा करेंगे, इनको पता चल गया तो बाकी वाले देख लें। अगर ओबीसी समाज का इन्होंने उत्थान नहीं किया तो इनके साथ ऐसा ही होगा और इससे ही बदतर होगा आने वाले टाइम में। बदतर हो सकता है, होगा, हो सकता है, होगा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी घूम फिर के देखा है। चाहे जितने मर्जी पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, लेकिन अब इनको पता चल जाएगा। जिस संगठन में आप रहे हैं वो बड़ी एक्टिव राजनीति होती है उसमें, अब आप छोड़ चुके हैं उस संगठन को और आरएसएस के साथ रहे हैं। नहीं, उसको तो हमने पहले भी इग्नोर किया था। मैंने पर्सनल उसको, ठीक है, बाकी का मैंने उसको पहले से ही इग्नोर किया था। लेकिन मैंने अपने समाज को, अपने समाज के लिए मैं पूरा जोर से काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा जी। और मैं इस सियासतदानों को बता दूंगा कि ओबीसी समाज क्या है। सतिया साहब, बड़ा जोश जो है वो दिख रहा है कि अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस ओबीसी समाज को जिसने इग्नोर किया वो सरकार के लिए मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। तो कैसी मुश्किलात हो सकती हैं? अब क्या सोच रहे हैं कि ओबीसी समाज क्या करने जा रहा है? नीतीश क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरे साथियों ने, मेरे साथ मास्टर रमेश जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, तो शायद इन्होंने काफ़ी सारा इसमें आपको बता ही दिया होगा फोकस किधर जा रहा है कि सरकार बनाने में ओबीसी का योगदान रहेगा। अब ये जो सरकार बनी है, अब की जो पार्टी है, एक जो बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है और कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज वो मजबूर हो गई है। बिना ओबीसी के सरकार नहीं बनाई जा सकती और ओबीसी पर वो डिपेंड रहेंगे और दिन रात ये सोचते रहेंगे अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो सरकार गई। अब उनको सरकार को जिंदा रखने का फिक्र रहेगा, जिससे ओबीसी के जो मेन मुद्दे हैं, जैसे ओबीसी सेंसस सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है पूरे देश का। तो जब ओबीसी की सेंसस हो जाएगी, जैसे नीतीश जी ने बिहार में सेंसस करवाई और फिर यही सरकार जो आज सरकार बना रहे हैं, इन ये घसीट कर कोर्ट में ले गए, वहाँ से उसको डिफेम किया, तो अब उसी बंदे को साथ लेकर, जैसे नायडू जी को पीछे उन्होंने टेररिस्ट तक कह दिया और चोर कह दिया, करप्ट कह दिया, आप उसको साथ लेकर चलते हैं। तो उस बेड़ी में वो लोग बैठे हैं, उस किश्ती में। अब किश्ती इनकी डामाडोल रहेगी जब तक कि वो ओबीसी के मुद्दे
हल नहीं होंगे। ओबीसी का बहुत ज़्यादा तादाद है, मेजर तादाद है। सरकार आज भी जो है वो ओबीसी की ही सरकार है दूसरे आईने में, और इनको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, जहाँ संविधान पर एक जो अटैक हो रहा था उससे हमें राहत मिली है। हमें शक था कि अगर ये दोबारा पावर में आते हैं, क्योंकि इनके कारनामे पीछे 10 साल से ऐसे रहे हैं, इन्होंने हमेशा उस संविधान को छोड़ने की बात की है, संविधान को नीचा दिखाने की बात की है, संविधान की यूटिलाइजेशन नहीं की है, उसको इग्नोर कर दिया जैसे मेरे साथी ने कहा है। तो आज हमें ये उम्मीद है कि हमारे लोग जो बैठे हैं वहाँ, नतीज जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नायडू साहब हैं, तो वो संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। कल भी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि संविधान सबसे सर्वोपरि है, सबसे सुपीरियर है, हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, ओबीसी के राइट्स की रक्षा करेंगे। और जहाँ तक कि जो आज अपोजिशन में है अपने राहुल जी, वो भी तो बोलते हैं कि ओबीसी की सेंसस होनी चाहिए। अगर वो भी बोलते हैं तो ओबीसी की सेंसस होनी चाहिए। हमारे अंदर ओबीसी के लोग बैठे हैं जिन्होंने सेंसस करवा कर उनको भी कुछ हानि हुई या उनको नुकसान कराने की कोशिश की, वो भी अंदर से वो प्रेशर डालेंगे। ओबीसी की सेंसस होगी, जब ओबीसी की सेंसस हो जाएगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे कि उसमें ये हमारे सामने आ जाएगा कि उसकी कितनी आबादी है और कितनी हिस्सेदारी है। तो बात है हिस्सेदारी की। तो जब आबादी हमारी सामने आ जाएगी, पॉपुलेशन हमारी सामने आ जाएगी, तो हम संविधान की रक्षा भी करेंगे। संविधान हमारे द्वारा चलाया गया है और संविधान जस्टिस की बात करता है, सब वर्गों के जस्टिस की बात करता है, ना कि एक वर्ग की करता है। जो ये बातें लाना चाहते थे, जो लोगों को खदशा था कि कहीं मनुस्मृति वापस ना ले आए, तो मनुस्मृति जैसी किताबें वो दफन हो चुकी हैं, उनको लाने का कोई उचित नहीं बनता, परिचय नहीं बनता है। तो रमेश जी, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से ले रहा हूँ, विजय जी से और आपसे, दो सवाल थे। आप क्या देख रही हैं अब इस सरकार की बेड़ी क्या उस पार लगेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश जी इस सरकार को समर्थन करेंगे? क्या सरकार का हिस्सा बनेंगे? सर ऐसा है कि ये बहुत जल्दी तस्वीर हमारे सामने आने वाली है कि जिस दिन ये अलॉटमेंट करेंगे, जहाँ उनकी डिमांड्स क्या होंगी, तो उससे पता चल जाएगा हमें कि अब क्या होने वाला। चर्चा क्या चल रही है? अभी ओबीसी क्या सोच रहा है? हाँ, हम यही सोच रहे हैं ना कि अगर वो कुछ डिमांड करते हैं हमारे नायडू जी या नीतीश जी, उनका क्या रवैया रहता है? आपको क्या लगता है क्या डिमांड हो सकती है, क्या डिमांड रखी जाएगी? होनी तो चाहिए कि भाई हमें अच्छे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए जाएं, मिनिस्ट्रीज जो हैं, सेंसस। हाँ, नहीं सेंसस तो तभी आएगी ना जब वो कुछ अच्छे पावर चाहिए। तो देखिए, अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो मांगेंगे भी जरूर इम्पोर्टेंट। तो क्या भाजपा वो दे देगी जो वो मांगेंगे? ये तो सर उनको देना पड़ेगा। अगर उन्होंने उनको बनानी है अपनी ये सरकार चलानी है, तो उनकी कुछ तो बातें इनको मानना ही पड़ेगी। जी, तो उससे क्लियर होता जाएगा कि क्या होने वाला है। ये एक बड़ी बात है। विजय जी, आखिरी मेरा सवाल आपसे भी है, जम्मू कश्मीर को ओबीसी क्या देख रहा है? जम्मू की राजनीति पर भी निर्भर करता है कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ क्या हुआ है पिछले कई सालों से और क्या होने जा रहा है। देखिए, मैं इनको वार्न करता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू का ओबीसी जो है, अगर उनके साथ अब भी इन्होंने अन्याय किया तो ये पूरे का पूरा ओबीसी समाज इनके साथ अन्याय कर देगा। पूरा का पूरा ओबीसी सर? पूरा का पूरा। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपका खुलासा हर बार जो है वो मैं आपको मैं बता देता हूँ, देख लेना आप। अगर इनको इस दफ़ा बड़ी मुश्किल से ये जीते हैं, 2 सीट्स, ये दोनों सीटें बड़ी मुश्किल जीते हैं ये, लेकिन आने वाले टाइम को इनको कुछ नहीं मिलेगा इधर ओबीसी में। और ओबीसी समाज वो है, वो रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो, पूरे हिंदुस्तान, ऑल ओवर हिंदुस्तान में जी। अगर इन्होंने ओबीसी के लिए वहाँ पे सेंसस नहीं करवाई तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनकी सरकार बीच में सरकार जो है वो ध्वस्त हो सकती है, हो सकती है। चांसेस हैं उसके, क्योंकि
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश नीतीश कुमार, और जी। चिराग पासवान, ये तीनों एक ही हैं, ये हमारे हैं। मतलब भाजपा ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि ये अलग अलग हैं, हाँ बिल्कुल, वो निकाल दें। ये एक ही हैं। बिल्कुल, ये ओबीसी के लोगों ने लाया उनको। हाँ नहीं तो अगर बाकी जगह ये हाल हुआ तो इनका भी हो सकता था, लेकिन इनको लोगों ने पूरा सपोर्ट किया जी। कि ये हमारे हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर दूसरी दफा ये जहाँ मिलेंगे नहीं, कहीं भी ढूंढे हुए नहीं बिल्कुल दिखेंगे। नहीं मिलेंगे। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये सतिया साहब, आखिर में कंक्लूड करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप के ये विचार हैं, और आपने 3 लोगों ने जो विचार दिए हैं ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? सर ऐसा है, अभी जो जम्मू कश्मीर की बात मेरे भाई साहब ने की है, तो जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें थी, अगर बीजेपी की जहाँ पोजीशन जो बड़े बड़े जो दावे करते थे तो इन्होंने कंटेस्ट क्यों नहीं किया जी। तो इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पोजीशन बहुत ज़्यादा पतली है और अभी भी इनका वोट बैंक डिक्रीजिंग फैक्टर में है जी। और असेंबली की इलेक्शन में इससे भी ज़्यादा बदतर हालत होगी इनकी। और जो रीजनल पार्टियां हैं वो पावर में आएंगी और ये भाजपा पावर में नहीं आएगी। ये अभी दिखाते थे लोगों को सब बाग, हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हम जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, हम फलाना चीफ मिनिस्टर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक कि अगर हम ये करें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के एक माने हुए हिंदू माइंडेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाया, उसका फैसला करवा के कोर्ट से। अयोध्या में मैं भी होकर आया हूँ, मैं भी वहाँ विज़िट करके आया हूँ पहले जब मंदिर नहीं बना था। तो अब ये मंदिरों की बात है, अगर धर्म का ही वोट मिलना था तो फैज़ाबाद अयोध्या में इनको वोट क्यों नहीं मिला, वहाँ सीट क्यों लूज कर दी? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते, लोग आपस में मिलजुल कर तरक्की करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नौकरियां जॉब हासिल करना चाहते हैं, सेहत हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। लोगों का ये टारगेट है। लोगों का ये टारगेट नहीं है कि स्कूल बंद कर दो, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दो, ये जॉब्स ख़त्म कर दो। अब अग्निवीर है, बड़े अफसोस की बात है, मैं अग्निवीर पर फिर दोबारा आऊँगा कि अग्निवीर जब गाँव के लोग थे, जहाँ हम रहते हैं रूरल एरिया में, तो गाँव के लोगों में एक ही था कि जब बीएसएफ में कहीं ना कहीं भर्ती हो जाएंगे हम, तो अग्निवीर एक 4 साल का सिपाही क्या करेगा? वो बड़े दुख की बात है, जिससे हमारी जो फौज है उसका भी मोराल डाउन हुआ है। और 4 साल का बच्चा वो घर में वापस आकर क्या वो करेगा? ये ड्रग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, महंगा ड्रग्स का बहुत बड़ी व्यापार चल जाएगा फिर तो वो क्या करेंगे? वो उनकी तो शादी भी नहीं हो पाएगी, वो घर नहीं बसा पाएंगे। तो उनकी एक 17-18 साल नौकरी होती थी, उनको फंडिंग होती थी और वो अगर शहीदी भी देते थे। अगर हमारे घर में भी आप देख रहे हैं, ये भी शहीद है। तो गोली खाने का मज़ा तभी आता है जब पीछे भी ठीक हो हालात, और वो बॉर्डर पर गोली खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, लेकिन उनके खून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उनके खून की कोई कीमत नहीं डाली है। तो इसलिए लिहाजा जो भी सबको मिला उनको बहुत बढ़िया मिला। और ये सरकार मजबूर सरकार है, मजबूत नहीं है, वरना संभल के चलो, हालात इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए रमेश जी, सतिया साहब और विजय जी। तो ये सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जो सरकार बनने जा रही है, ओबीसी समाज ने जो चैलेंजेस खड़े किए हैं, जो भाजपा के लिए चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी चुनौतियाँ खड़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि भारतीय संविधान और SC ST OBC समाज के जो मुद्दे हैं उस पर उन्हें ध्यान देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। OBC समाज की प्रतिक्रिया आपके सामने है। अपनी राय या अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि आपके सवालों का जवाब हम लोग दें। और OBC समाज के जो नेता हैं, अगर उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं या फिर अपनी कमेंट की राय अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।